प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे पूर्ण विश्वास है लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, गत कई दिनों से मैं तमाम वीडियो क्लिपों, टेस्टों एवं अनेक प्रश्नों को देते हुए आपसे मैं ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक यूनिट बिलियन समाप्त हो गया है और दूसरा यूनिट हमने पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री प्रारंभ किया है, जिसे हमने सुविधा और अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभेदित किया। और यह मैंने किया ताकि उसे आपको सरलता से समझ में आ सके। जो पहला भाग हमने किया है विभेदित, वह है उत्प्रेरण और दूसरा भाग है कोलाइडी। तो हम उत्प्रेरण में वर्णन कर ही रहे हैं। कल हमने आपको बताया था उत्प्रेरक की परिभाषा, उत्प्रेरक की विशेषताएं। आज हम ठीक उसके आगे आपको लिए चलते हैं उत्प्रेरण का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक को हम निम्न दो वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1, समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण अंग्रेजी में इसको कहते हैं होमोजीनस, होमोजीनस कैटेलिसिस। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। 2SO2 + O2 संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में यह रासायनिक क्रिया प्रयुक्त होती है। यहाँ SO2 गैस और O2 दोनों गैसीय प्रावस्था में है, गैसीय अवस्था में है। यानी हमारा जो अभिकारक है वह गैसीय अवस्था में है। और यहाँ पर जो उत्पाद बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है SO3। तो अगर हम लोग जो उत्प्रेरक यहाँ पर हम यूज करते हैं वह हम देखते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक यहाँ पर हम यूज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक गैस है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारा अभिकारक है और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में होते हैं तो उसे समांगी एवं और इस प्रक्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर SO2 O2 ये दोनों अभिकारक हुए और NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारा उत्प्रेरक हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीनों हमारे अभिकारक व उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था अर्थात गैसीय अवस्था में है, इसलिए यह समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। अब आइए एक उदाहरण हम और यहाँ पर देखना चाहेंगे। मेथिल एसीटेट में अगर हम जल मिलाते हैं तो यह मेथिल एल्कोहल व एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो मेथिल एसीटेट है ये लिक्विड फॉर्म में है और जल जो इसके साथ लिया गया है वो भी लिक्विड फॉर्म में, अर्थात अभिकारक यहाँ दोनों लिक्विड फॉर्म में है, यानी द्रव अवस्था में है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है वो होता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह भी लिक्विड फॉर्म में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों यहाँ पर किस अवस्था में है? समान अवस्था में है, अर्थात द्रव अवस्था में है। तो इस प्रकार से यह भी समांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण हुआ। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में होते हैं तब उसे हम समांगी उत्प्रेरण कह सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम वर्णन करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में। विषमांगी उत्प्रेरण दूसरा इसका है भाग। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हेट्रोजीनस कैटेलिसिस। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिकारक है और उत्प्रेरण दोनों की अवस्था समान नहीं होती, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं। तो ये
विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण होंगे। उदाहरण के लिए आइए हम एक दो उदाहरण इसमें लेते हैं। जल बनाने की एक विधि है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और इसको दोनों को मिलाने से जल बनता है। इसमें जो उत्प्रेरक यूज किया जाता है वो प्लेटिनियम उत्प्रेरक हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो प्लेटिनियम है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अभिकारक गैसीय अवस्था में है, जबकि उत्प्रेरक यह ठोस अवस्था में है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्था में है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न प्रावस्था में होते हैं, भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं, तब उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर, हैबर विधि से अमोनिया निर्माण। जैसे हम जानते ही हैं कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिया जाता है अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, अर्थात हमारा अभिकारक गैसीय अवस्था में होता है। अब यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है आयरन यानी लोहा उत्प्रेरक है, वह ठोस अवस्था में होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों अभिकारक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, और उत्प्रेरक इसमें जो प्रयुक्त हो रहा है वो सॉलिड अवस्था में है। यानी यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्था में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं तब वे विषमांगी उत्प्रेरण होता है। तो अगले क्लिप में हम आपको बताएंगे उत्प्रेरक के प्रकार। प्यारे बच्चों, आपकी अगले क्लिप में स्वागत है। आइए इसमें हम चर्चा करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है, वेग को परिवर्तित करना, और परिवर्तन में यह वेग को बढ़ाता है अथवा वेग को मंद करता है, घटाता है। इस प्रकार से फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक मुख्यतः पहले दो प्रकार के तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं, एक जो वेग को बढ़ाता है और एक जो वेग को घटाता है। तो जो वेग को बढ़ाता है अर्थात जहाँ पर रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है, और वेग को घटाता है अर्थात जहाँ पर रासायनिक क्रिया धीमी हो जाती, मंद हो जाती है। पहले हम इसी के आधार पर दो उत्प्रेरक हम देख सकते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरण, अंग्रेजी में इसको कहेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस प्यारे बच्चों, धन वहीं पर यूज किया जाता है, धन जहाँ भी यूज किया जाता है वहाँ पर वृद्धि मानी जाती है। जैसे मान लीजिए 23 है और इसमें हम प्लस लगा करके 2 और जोड़ते हैं तो ये 25 हो जाता है, अर्थात संख्या बढ़ जाती है, अंक बढ़ जाता है। तो धनात्मक मीन्स होता है जो वृद्धि करे। तो इस प्रकार वह रासायनिक पदार्थ या वह उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक, और इस प्रक्रिया को हम धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं तो ये बदलता है पोटेशियम क्लोराइड में और प्लस ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर हम जो उत्प्रेरक यूज करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, यह धनात्मक उत्प्रेरक है क्योंकि इसकी उपस्थिति मात्र से ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अर्थात पोटेशियम क्लोरेट अधिक विघटित होता है, टूटता है ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, अतः मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक हुआ। इसी प्रकार से आइए हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। 2H2 प्लस O2, इससे हम 2H2O बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की सहायता से। हम जल यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पर जो उत्प्रेरक लगता है वो प्लेटिनियम उत्प्रेरक लगता है, तो यह भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। इसी प्रकार से अमोनिया निर्माण में हैबर विधि से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है जिससे अमोनिया बनती है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखते हैं कि आयरन उत्प्रेरक उपयोग होता है। आयरन उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। आइए हम दूसरा भाग इसका देखते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक।
चलो, इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक इसका दूसरा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं निगेटिव कैटेलिसिस। तो निगेटिव कैटेलिसिस या बच्चों आप जानते हैं कि जैसे एक अंक 50 है और इसमें हम -5 कर दें तो ये घट जाता, ऊपर वाला अंक कम हो जाता है, यानी यहाँ 45 होता है, बचता है। तो ऋणात्मक चिन्ह हम हमेशा मान को, चाहे जितना भी बड़ा मान हो, वह उसमें घटाता है, वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ उत्प्रेरक भी ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, मंद कर देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को मंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। अगर हम उदाहरण को देखें तो जैसा कि हमने पिछले क्लिप में आपसे चर्चा की थी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसे हाइड्रोजन जल भी कहा जाता है, बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। यह अपघटित हो जाता है जल में और ऑक्सीजन गैस में, बहुत शीघ्रता से विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। लेकिन अगर इसमें हम ग्लिसरीन प्रयोग करें तो यहाँ पर ग्लिसरीन की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा भी अगर हम यहाँ प्रयोग कर दें तो यह इसके अपघटन की दर को घटा देता है, अर्थात इसकी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। अर्थात हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विघटित धीमी गति से होता है, बहुत धीमी गति से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आइए हम एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र CH3 होता है, इसमें अगर ऑक्सीजन गैस चली जाती है, अगर इसकी खुली हुई बोतल में, तो एक विषैली गैस फास्जीन इसमें बन जाती है। तो विषैली गैस फास्जीन होती है, वह विषैली होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। तो क्लोरोफॉर्म का वायु के साथ क्रिया रोकने के लिए, यानी उसका अपघटन रोकने के लिए, विघटन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रासायनिक पदार्थ इथिल अल्कोहल C2H5OH, अगर हम पैकिंग करते समय, बोतल को पैक करते समय अगर इसको हम डाल दें तो इथिल अल्कोहल इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और यह क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन द्वारा विघटन को या ऑक्सीकरण को रोकता है, अर्थात फास्जीन गैस को बनने से रोकता है और यह प्रक्रिया वो बहुत धीमी कर देता है। और तब उसके पहले हम इसका उपयोग कर चुके होते हैं। अगर हम और देखें तो सोडियम सल्फाइड है, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, अगर इसकी वायु के साथ क्रिया होती है, वायु के साथ, तो यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट बनता है। यह क्रिया बहुत ही तेज होती है, फास्ट होती है। अगर हम इसको धीमा करना चाहें, मंद करना चाहें, इसमें अगर हम एथिल अल्कोहल प्रयोग कर लें तो यह वेग को कम कर देता है, अर्थात सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण ये धीमा कर देता है, अर्थात यह रासायनिक अभिक्रिया धीमी गति से होने लगती, मंद गति से होने लगती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो उत्प्रेरक हम यूज कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर रहे हैं, अतः ये सभी ऋणात्मक उत्प्रेरण हुए। तो अगले क्लिप में हम फिर आपसे चर्चा करेंगे इसके अन्य प्रकार के बारे में, प्रेरित उत्प्रेरक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप पढ़ चुके धनात्मक उत्प्रेरक, जिसमें कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक जबकि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटाता है। आइए हम तीसरा प्रकार इसका देखते हैं। तीसरा प्रकार है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑटो कैटेलिसिस। तो इसको हम आइए पहले उदाहरण द्वारा समझते हैं कि स्व उत्प्रेरण क्या है। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं मेथिल एसीटेट, जिसपे जल की क्रिया कराई जाती है। दो पदार्थ बनते हैं, एक बनता है एस्टिक एसिड CH3COH और दूसरा बनता है CH3OH अर्थात मेथिल अल्कोहल। यह रासायनिक अभिक्रिया मंद चलती है। जब इसको तीव्र करने के लिए अर्थात इसका वेग बढ़ाने के लिए जब किसी दूसरे कोई पदार्थ अर्थात उत्प्रेरक
जब इसमें तलाशा जाता है डालने के लिए कि अक्रिया का वेग तीव्र हो जाए, तो हमें कोई ऐसा उत्प्रेरक बाहर से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस अक्रिया में बना हुआ एक पदार्थ जो एस्टिक एसिड है, पहले तो इसकी मात्रा बहुत थोड़ी होती है, लेकिन जैसे ही इसकी थोड़ी सी मात्रा यहाँ पर बन जाती है रासायनिक अक्रिया में, यही एस्टिक एसिड ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, अर्थात रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर इस रासायनिक अक्रिया में बाहर से किसी और उत्प्रेरक को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि इसी रासायनिक अक्रिया में बना हुआ ही एक उत्पाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, एस्टिक एसिड ही उत्प्रेरक का कार्य करता है और रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो स्पष्ट है कि जब रासायनिक अक्रिया में बाहर से हमें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता न पड़े और अक्रिया के अंदर बना हुआ ही कोई उत्पाद रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा दे, तो ऐसे पदार्थ को जो बढ़ा देता है उसे हम स्व उत्प्रेरक और इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो स्पष्ट है यह भी कि यहाँ पर एस्टिक एसिड स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, जिसका सूत्र COOH है, इसके हम 5 अणु लेते हैं। इसको अम्लीय माध्यम में H2SO4 की उपस्थिति में पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया कराते हैं। KMnO4 से हम क्रिया कराते हैं। तो इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया कराते हैं। इसमें जो पदार्थ उत्पाद बनता है वो बनता है K2SO4 एक प्रकार पदार्थ, दूसरा है 2MnSO4 मैग्नीज सल्फेट 10CO2 व यहाँ पर 10CO2 बाद 8H2O 8 अणु जल का भी इसमें बनता है। तो एक बार पुनः देख लें, इस रासायनिक अक्रिया में ऑक्जेलिक एसिड की अक्रिया अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट 2KMnO4 से कराई गई। इसमें जो उत्पाद बनता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, 10 अणु CO2 गैस का और 8 अणु जल का बनता है। प्रारंभ में यह रासायनिक अक्रिया मंद गति से चलती है, क्योंकि इसमें हमें बाहर से डालने के लिए कोई ऐसा उत्प्रेरक या रासायनिक पदार्थ नहीं प्राप्त होता जो अक्रिया को उत्प्रेरित करके उसका वेग बढ़ा दे। लेकिन देखने में यह आया है कि जैसे ही रासायनिक अक्रिया थोड़ी प्रोसीड होती है, अर्थात मैग्नीज सल्फेट की मात्रा यहाँ पर उत्पाद में थोड़ी सी बनती है, वैसे ही मैग्नीज सल्फेट खुद यहाँ रासायनिक अक्रिया को उत्प्रेरित करने लगता है, अर्थात इसके वेग को बढ़ाने लगता है। यहाँ मैग्नीज सल्फेट स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है और रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इस रासायनिक अक्रिया में भी बाहर से किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है अक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, बल्कि इस अक्रिया में बना हुआ एक उत्पाद मैग्नीज सल्फेट रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो अतः यहाँ मैग्नीज सल्फेट स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एक बार पुनः हम इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। जब रासायनिक अक्रिया में बाहर से किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता न पड़े, अर्थात न प्रयोग किया जाए किसी उत्प्रेरक को, और अक्रिया में बना हुआ ही कोई एक उत्पाद अक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, तब इसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। अब हम अगला प्रकार प्रेरित। प्यारे बच्चों, आइए हम प्रेरित उत्प्रेरण के बारे में चर्चा करते हैं, जो उत्प्रेरण का अंतिम प्रकार है, चौथा प्रेरित उत्प्रेरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। आइए इसको समझने के लिए हम पहले एक उदाहरण को लेते हैं
आइए जरा देखते हैं, इसका उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का अगर ऑक्सीकरण कराया जाता है तो यह बदलता है सोडियम सल्फेट में। यह क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, अर्थात फास्ट होती है, तीव्र होती है, फास्ट रिएक्शन है ये। बहुत तेजी से यहाँ पर सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फेट में। यह क्रिया बहुत तेज है। हम किसी और भी प्रकार से यानी किसी उत्प्रेरक का उपयोग करके यहाँ इस अक्रिया को मंद नहीं कर सकते। लेकिन जरा दिलचस्प बात एक है, जरा इस अक्रिया को देखें। सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3, अगर इसका ऑक्सीकरण हम कराते हैं तो यह बदलता है सोडियम आर्सेनेट में, Na3ASO4 में, सोडियम आर्सेनेट में। यह अक्रिया बहुत ही मंद गति से चलती है, स्लो चलती है, और हमारे पास ऐसा कोई उत्प्रेरक नहीं है जिसकी सहायता से इस रासायनिक अक्रिया के वेग को हम बढ़ा सके। लेकिन यदि इन दोनों रासायनिक अक्रियाओं को एक साथ ऑपरेट कराई जाए, संपन्न कराई जाए, तो देखने में यह आता है कि यहाँ पर एक रासायनिक अक्रिया दूसरे रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, अर्थात उसको उत्प्रेरित करती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कि एक रासायनिक अक्रिया दूसरे रासायनिक अक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, उसे हम प्रेरित उत्प्रेरक, और इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरक